So hello friends, this is me Shivani and today's topic is उपद्रव। तो हम आज इस उपद्रव टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज मेरा पहला वीडियो तो थोड़ी गलतियां हो सकती हैं बट आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट। सो ये तो चले पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उपद्रव क्या चीज़ है, उपद्रव क्या होता है। उपद्रव आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। उपद्रव से मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस कैसे कि अब जानिए व्हाट इज़ उपद्रव। उपद्रव क्या है? उपद्रव इज़ द सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्राइमरी डिजीज़ और सिंपली कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है? सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस मतलब जो हमको प्राइमरीली कोई डिजीज़ हुई है उसको उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो उपद्रव कहलाते हैं। इसकी निरुक्ति क्या है? उपसमीपे अवधि इति उपद्रव, जो व्याधि के आसपास गमन करे उसे उपद्रव कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है? तो उपद्रवो रोग आरंभक दोष प्रकोप जन्यो अन्य विकारो। ठीक है, अन्य विकारा। तो ये मानव निदान का श्लोक है। इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि उपद्रव क्या है? जो दोष को प्रकोपित करके अन्य जो विकार होते हैं उन रोगों का रोग आरंभ करें, वो उपद्रव कहलाते हैं। तो यही हमने यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि रोग उत्पादक दोषों के प्रकोप से उत्पन्न अन्य विकार उपद्रव कहते हैं। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी डिजीज़ है उससे जो दोष प्रकोपित हुए हैं उससे जो अन्य विकार, जो अन्य कॉम्प्लिकेशंस हमारे डेवलप हुए हैं वो उनको हम उपद्रव कहते हैं, दैट इज़ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अब दूसरा श्लोक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उपद्रव अस्तु खलु रोग उत्तरकाल जो रोग आश्रय रोग एव स्थूलो अपूर्ण व रोगात् पश्चायात इत्य उपद्रव संज्ञा। कि जो रोग के उत्तर काल में मतलब जो हमारा प्राइमरी रोग है उसके जो लॉन्ग टर्म में जो हमारे जो रोग में आश्रित हुए हैं, जो रोग या है वो स्थूल रूप में है या सूक्ष्म रूप में, तो जो रोग के पश्चात उपद्रव डेवलप होते हैं उनको हम रोग की इत्य उपद्रव संज्ञा मतलब उनको उपद्रव की संज्ञा कहते, उसको संज्ञा देते हैं। तो ये क्या हम लिखे हैं यहाँ पे? जो रोग के उत्तर काल मतलब बाद में उत्पन्न होते हैं, रोग मतलब प्राइमरी जो डिजीज़ हुई है हमको उसमें जो बाद में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए हैं और जो रोग के आश्रित हों, रोग के मतलब प्राइमरी जो हमारा डिजीज़ है उसके आश्रित हो उसको रोग ही कहेंगे, लेकिन वो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन में आएंगे, चाहे फिर वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो। ठीक है, रोग के बाद के कारण को उपद्रव कहते हैं। और भी डेफिनेशंस दी गई हैं बाकी आचार्यों के द्वारा, तो कुछ और भी कहे जाते हैं कि प्रथम व्याधि के मूल में जिसका मूल हो उसे औपसर्गिक या उपद्रव संज्ञक व्याधि कहते हैं। औपसर्गिक मतलब वही आपका कहना चाह रहे हैं यहाँ पे क्या होता है कि जो रोग होता है वो प्रधान होता है, लेकिन उपद्रव अगुणभूत या अप्रधान होता है। जैसे कि इसमें कह ही रहे हैं कि जो आचार्य हैं वो कह रहे हैं कि जो प्रथम व्याधि है उसके मूल में रहती है, तो मतलब ये इसका आश्रय लेके रह रहे हैं, इसीलिए जो प्राइमरी डिजीज़ है वो प्रधान है और दूसरी जो है वो अप्रधान है। अगर हम प्रधान रोग की चिकित्सा करेंगे तो वो उपद्रव की भी चिकित्सा हो जाएगी। अगर प्रधान रोग को हम शांत कर पा रहे हैं तो उपद्रव की भी शांति आसानी से हो जाएगी। ठीक है, अब एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, कि उपद्रव और अरिस्ट में जो है आप वो डिफरेंस करके बताइए। तो क्या होता है? हमने अभी बताया कि जो उपद्रव होता है वो प्राइमरी डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो ये जो है अपना इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? परतंत्र रूप से होती है ये। और अरिष्ट होते हैं, ये मारक लक्षण होते हैं किसी भी इंसान में कि उसकी मृत्यु निश्चित होती है, वो लक्षण इसमें होते हैं, तो ये स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई होती हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो
उपद्रव होते हैं, अगर उनकी प्राइमरी कॉज को अगर हम वो कर लें, डायग्नोस कर लें और उसका ट्रीटमेंट कर दें, तो उपद्रव भी ट्रीट हो जाते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि ये चिकित्सीय होते हैं। लेकिन जो अरिष्ट होते हैं, मैंने इसमें कहा कि ये मारक लक्षण होते हैं, तो ये जो है इसमें मृत्यु निश्चित होती है, ये अचिकित्सीय होती है। इसमें साध्यता और असाध्यता, अगर कोई थोड़े टाइम में जो डिजीज़ हुई है तो वो साध्य है, और अगर उसको बहुत लंबा टाइम हो गया तो वो असाध्य में हो जाती है, ठीक है। और हमने इसके डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ा है, कई सारे साध्य में दो तरीके की होती हैं, सुख साध्य, कृष्ण साध्य, असाध्य में अनुकृपम और वो याप्य, तो वो चीज़ होती है। यह असाध्य होती हैं, ये तो असाध्य में है क्योंकि इसमें मारक लक्षण होते हैं। यहाँ क्या होता है, यह मूल व्याधि के पश्चात उत्पन्न होती है, प्राइमरी डिजीज उनके बाद डेवलप होती हैं, और ये मारक लक्षण इसमें प्राप्त पहले से ही हो जाते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है कि उपद्रव का महत्व क्या है। उपद्रव का महत्व है कि ये मूल व्याधि है, उसके शांत करने पे ये उपद्रव अपने आप शांत हो जाता है, ठीक है। दूसरा, उपद्रव की चिकित्सा के समय प्राइमरी डिजीज के कारण को ध्यान रखेंगे। जब हम उपद्रव की चिकित्सा करेंगे तो जो हमारी प्राइमरी डिजीज़ है तो उसी को तो हम ध्यान में रखते हुए उपद्रव, जब हमको पता होगा कि प्राइमरी डिजीज़ है और उससे कैसे कैसे डिजीज़ कॉज हो सकते हैं, तो हम उसकी चिकित्सा, इसके बेसिस पे हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो ठीक है, दूसरा ये हो गया। और तीसरा है प्राइमरी डिजीज़ अगर किसी में है, अगर कोई मूल व्याधि उत्पन्न हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें उपद्रव कंपल्सरी डेवलप हों। बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं जो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं करती हैं, ठीक है। अब फोर्थ वन है क्रॉनिक डिजीज़ के लक्षण जो है जब व्याधि बहुत लंबे टाइम तक चल जाती है तो उसके लक्षण को भी कई बार उपद्रव कहते हैं हम लोग। अभी हम एक एग्जांपल बताएंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी का, उसमें हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो और जब पहली व्याधि जो मेन व्याधि होती है जैसे कि डायबिटीज़ है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है तो उसमें उपद्रव उत्पन्न होते हैं। इससे साध्यता और असाध्यता का भी निर्धारण किया जाता है। अगर प्राइमरी डिजीज़ है और उसमें उपद्रव हो तो या तो वो कृच्छ साध्य हो गया, मतलब उसकी जो है ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक चलेगा, नहीं तो वो असाध्य हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी पे। डायबिटिक मैंने बताया कि हमने अभी बताया कि जो क्रॉनिक डिजीज़ के लक्षण होते हैं, काफ़ी टाइम तक, जब लंबे टाइम तक डिजीज़ हो जाती है तो उसके बाद ये उपद्रव दिखते रहते हैं। तब हम आते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी में। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है? डायबिटीज़ किससे होती है? जब ब्लड है उसमें शुगर का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता, तब हमें डायबिटीज़ होती है, ठीक है। जब डायबिटिक हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन बहुत लॉन्ग टर्म में चल जाती है तो वो डायबिटीज़ होती है, ठीक है। तो आयुर्वेद में इसका किस में कोरिलेशन किया गया है? प्रमेय से। और प्रमेय में भी 20 प्रकार के होते हैं, तो वो उसमें आता है हमारा मधुमेह। तो इसमें क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म में जब डायबिटीज़ रहती है तब कॉम्प्लिकेशंस क्या डेवलप होते हैं, इन जो पेशेंट में क्या रहते हैं कि उसके नंबनेस आ जाती है, हाथ पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है इन फीट एंड हैंड्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये किस वजह से होता है, ये इसका कॉज क्या है? ये वात प्रकोप है इसका कॉज, ठीक है, जो नर्व्स को, चैनल्स को, सिरा एंड जो मांस है, मसल्स को डैमेज करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है, अब हम इसका मॉडर्न से कोरिलेशन करेंगे। मॉडर्न में बात का आप मोस्टली टीचर और जो भी आपके पढ़ाने वाले हैं उन्होंने बताया होगा कि जो वात होती है वो मेनली जब प्रकोपित होती है तो वो मेनली नर्व्स के नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ पे भी वही है कि ये मॉडर्न में बोला जा रहा है कि नर्व डैमेज होती हैं बाय क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर से, क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है तो ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, ठीक है। इससे क्या होती हैं, कई सारी डिजीज़ेस होती हैं, जैसे स्किन डिजीज़ होती है, पीड़िकाएँ, प्रमेह है तो पीड़िका डेवलप होंगी ही। गम डिजीज़ेस होती हैं, आई डिजीज़ होती है, ईयर डिजीज़ेस होती हैं, न्यूरोलॉजिकल, अभी मैंने बताया वात प्रकोपित होता है तो न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ेस होते हैं। मूत्र व स्रोतस की दुष्टि हो जाती है, इसमें वस्ती में दुष्टि आ जाती है, उसके रोग उत्पन्न होते हैं, हृदय रोग आदि, और दौर्बल्य ज्वर भी होता है।
अब हम इसमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कितनी क्यों ये मतलब क्या रहता है इसमें कि डायबिटिक न्यूरोपैथी आती है, क्या कंडीशन मतलब इसका जो है कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो अगर एल्बुमिन्यूरिया परसिस्ट करता है ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम पर डे, तो उस कंडीशन में डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, जिससे क्या होता है कि किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है, किडनी का डैमेज होना शुरू हो जाता है। अगर वो 300 से 330 से 300 मिलीग्राम पर डे रहती है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन में आता है, इसमें किडनी का डैमेज नहीं होता है। ठीक है, तो ये उपद्रव के बारे में था और आप आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाती हूँ। थैंक यू।